हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। आज हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर समझने वाले हैं, विच इज फेडरलिज्म। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। उसमें बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री था, बट उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए उसमें जो 1993 में जो अमेंडमेंट्स हुए थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स उठाकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंडीशन भी की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ये पावर्स उनसे छीन सकती है। लेकिन 1993 के अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दी गई एंड दे कैन यूज दोस पावर्स इंडिपेंडेंटली। यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. On the other hand, श्रीलंका में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डोमिनेंस रहा। नाउ श्रीलंका के जो तमिल लीडर्स थे, दे वांटेड श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वल पावर्स दी जानी चाहिए। बट वहां पर हमेशा रहा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ हम आते हैं फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म को समझने के लिए वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा और जो भी कंस्टिट्यूएंट होती है, जो भी सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होती है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें कुछ भी काम करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर दिया है, तो उन्हें वो ऑर्डर्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने कुछ पावर्स होते हैं जो वे यूज कर सकते हैं एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट हाँ, दोनों गवर्नमेंट को पब्लिक को तो जवाब देना ही पड़ता है। तो फेडरलिज्म एक ऐसे टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होती है। फेडरलिज्म में दो या उससे ज्यादा लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करती है। जैसे कि एक सेंट्रल लेवल पर काम करती है जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है, एंड दूसरे लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होती है जो एक रीजन को कंट्रोल करती है। ये दोनों कंट्रोल तो लोगों को करती है, बट इनके एरिया ऑफ कंट्रोल अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी। आर्मी तो हमारे पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, तो उसका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ना पुलिस, तो हर एक स्टेट में अलग रूल्स होते हैं, अलग सोच होती है, रहने के तरीके अलग होते हैं, एंड दैट्स व्हाई पुलिस का कंट्रोल अपने अपने स्टेट की गवर्नमेंट के पास होता है। ये सब हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है कि कौन सी फील्ड, कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा एरिया कौन सी गवर्नमेंट को दी जाएगी, सेंट्रल या स्टेट। अब हम समझने वाले हैं द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के 7 की फीचर्स होते हैं। द फर्स्ट की फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में बताया गया है। यानी कि सबसे नीचे हमारा होता है लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से द फर्स्ट की फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। सेकेंड की फीचर इज कि डिफरेंट लेवल्स पर एंड स्पेसिफिक मैटर्स पर फेडरल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन अलग होता है। यानी कि इस गवर्नमेंट का काम करने का एरिया एकदम स्पेसिफिकली डिवाइडेड है। यानी कि इनके कायदे कानून, इनका जुरिस्डिक्शन परफेक्टली मेंशन किया गया है। सो कोई भी एक दूसरे के काम में लीगली इंटरफियर नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के रूल्स महाराष्ट्र में चलेंगे, यूपी के सीएम के रूल्स यूपी में चलेंगे। नो इंटरफियरेंस। थर्ड की फीचर इज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का काम अच्छे से मेंशन किया गया है, सो दैट नो कंफ्यूजन। जैसे कि हमारे स्कूल में हर एक टीचर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं एंड कोई भी दूसरे टीचर के सब्जेक्ट में इंटरफियर नहीं करता। उसी तरह से हर एक लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी वर्क ऑफ फील्ड मेंशन की गई है। कोई भी एक दूसरे के फील्ड में दखलगिरी नहीं करता, एंड सो इट इज सेड कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। द फोर्थ की इज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे कंट्री के रूल्स कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कौन सी ड्यूटी देनी चाहिए,
आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल में क्या होना चाहिए, कुछ छूट ना जाए, ये सब बातों का ध्यान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने रखा है। अब अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस लाना चाहती है, तो एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट। Even the government cannot add or remove a single word from the constitution without any discussion. हमारे constitution में कोई भी article add करना या कोई article को remove करना या उसमें changes लाना काफी मुश्किल होता है। The best example of this is Article 370 and Article 35A. द फिफ्थ की फीचर इज कि अगर दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि दो स्टेट के बीच में या फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी मैटर को लेकर कोई इश्यू क्रिएट होता है, तो इन दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने कोई पड़ोसी स्टेट या लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए नहीं आ सकती। ऐसे मैटर को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पावर होता है। So, कह सकते हैं कि the Supreme Court plays the part of an umpire if disputes arise between different levels of government. Now, the sixth key feature is कि हमारे यहाँ clearly mentioned तो है ही कि किस level of government को कौन सी field दी जाएगी, but हमारे यहाँ तो source of revenue को भी clearly specify किया गया है। Revenue यानी पैसे कमाने का जरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो उनको अपने हिसाब से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये फ्रीडम है। अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बनाए रखने के लिए दे आर फ्री टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेवेन्यू, यानी कि टैक्स बढ़ा या घटा सकते हैं। हर एक स्टेट की प्रॉब्लम, उनकी प्रायोरिटी अलग होती है, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन लिया। एंड हियर दे यूज द सिक्स्थ की फीचर की सोर्स ऑफ रेवेन्यू कितना होना चाहिए एंड कहाँ से आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेवेन्यू और द टैक्स। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ की, एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी कि सब यूनाइटेडली रहे एंड एक दूसरे के ऊपर सबको ट्रस्ट हो। सो एक तरह से अगर देखा जाए तो कंट्री को अच्छे से यूनाइटेडली चलाने के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पावर को शेयर करते हैं। इसमें एक तरह से उन्हें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए कि जो भी अग्रीमेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग वे सब रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर हर एक स्टेट अच्छे से काम करेगी, डेवलप करेगी, तो फाइनली हमारी कंट्री डेवलप करेगी। एंड सो सेंट्रल गवर्नमेंट को भरोसा होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सकती है एंड वे करेगी। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग and trust is very important. So, these were the 7 key features of federalism.